अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था भाई? केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर चल रहा था, रासायनिक बलगतिकी, है ना। टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था? अभिक्रिया की आणविकता। कैसे समझेंगे सर? आराम से समझना है, ठीक है। आपको इतनी सी बात पता है क्या? इधर लेफ्ट की साइड कौन होता है भाई? रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। जैसे मैंने कोई अभिक्रिया लिखी A+B, इससे बड़ा C+D, ठीक है। मतलब कि इस साइड वाले क्या कहलाता है? अभिकारक, और उस तरफ वाले क्या कहलाता है? उत्पाद। आणविकता में जो भी अपन को मतलब है केवल अभिकारकों से मतलब है, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो इतनी सी बात है, 2-3 बातें आराम से ध्यान से सुनिए। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो अभिकारक आते हैं, वो आपस में टकराते हैं, जिससे क्या बनते हैं? उत्पाद। आई बात समझ में? अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब ये अभिकारक होता है ना, ये आपस में क्या करे? टकराए। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है सर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि कोई भी अभिक्रिया होती है वो मैं आपको, जैसे अपने चैप्टर में मैं आपको एक बार में ही, एक पद में ही लिखवा देता हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कोई भी अभिक्रिया एक पद में नहीं होती है, लगभग उसके 2 या 3 पद होते ही है। लेकिन अपन क्या करते हैं, ज़्यादा लेंथली नहीं पढ़कर उसे शॉर्ट में एक रिएक्शन में निपटा देते हैं। जब सपोज करो सब, ये रिएक्शन देखो आराम से, मेरे पास कोई ये एक रिएक्शन है भाई, इसकी अभिक्रिया मैंने OH से कराई तो क्या हो गया? Cl तो बाहर निकल गया और Cl की जगह आकर कौन जुड़ गया? OH। ठीक है सर, ये रिएक्शन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये OH आकर इस Cl की जगह जुड़ गया और Cl बाहर निकल गया। दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन एक पद में ही हो रही है, लेकिन वास्तव में ये रिएक्शन 2 पद में होती है। कितने पद में? 2 पद में। कैसे होती है आराम से समझो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? ये आता है CH3, CH3 और CH3, और इससे कौन जुड़ा हुआ है? Cl। सबसे पहले तो क्या होता है? OH आकर Cl की जगह जुड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन वास्तव में क्या होता है? सबसे पहले तो ये Cl खुद बाहर निकलता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये Cl खुद बाहर निकलता है। अगर Cl बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा? CH3, CH3 और CH3। Cl क्या हो गया? बाहर निकल गया। और जब ये Cl बाहर निकल जाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। इतनी सी बात ध्यान रखनी। और Cl बाहर निकलता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये आपका प्रोडक्ट बनाना, ये अब रिएक्टेंट के रूप में काम करने लग जाएगा, और इससे आकर कौन जुड़ जाएगा? OH। कौन जुड़ जाएगा? OH। ये लोग देखो आराम से समझो। जब मैंने इसे शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में क्या लिखा? ये अभिकारक, ये भी अभिकारक, तो Cl बाहर निकल गया और OH जुड़ गया। लेकिन वास्तव में अब ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया 2 पद में हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? हो रही है सर। देखो CH3, Cl सबसे पहले बाहर निकलेगा और Cl माइनस के रूप में हो गया। फिर दूसरी बार कौन आता है? OH। इससे आपको ये आइडिया होगा कि सही बात है सर, आप बहुत सारी रिएक्शन लिखाता तो मैं एक फॉर्म में ही हूँ, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, लेकिन वास्तव में हर अभिक्रिया कितने पदों में होती है? 2 पदों में, या 2 से ज़्यादा 3-4 पदों में भी हो सकती है। इस जो ये फर्स्ट पद है इसको बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। और वास्तव में अभिक्रिया की आणविकता में अपन को मतलब भी इससे ही है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये होता है स्लो स्टेप। कैसा होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप पर ही अभिक्रिया की आणविकता भी निर्भर करती है। 2 चीज़ें आपको पता चली, एक तो अभिकारक आपस में टक्कर मारते हैं जिससे उत्पाद बनते हैं, और एक चीज़ आज और नहीं पता चली कि कोई भी अभिक्रिया एक पद में संपन्न न होकर 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। बात करते हैं अपन अभिक्रिया की आणविकता पर, ठीक है। ध्यान देना, अभिक्रिया की आणविकता की क्या परिभाषा होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? प्राथमिक। मैंने लिखा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसकी स्टेप नंबर फर्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में समझ में आ गया? प्राथमिक अभिक्रिया मतलब जो फर्स्ट स्टेप होती है, मैंने उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में जितने क्रियाकारक अणु या अभिकारक अणु आपस में टक्कर मारते हैं, उनकी संख्या को क्या बोला जाता है? अभिक्रिया की आणविकता। आई बात समझ में? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, कोई ये A+B है, इन्होंने आपस में मिलकर कुछ बनाया होगा उत्पाद, तो बताओ इसमें कितने अभिकारक अणु आपस में टक्कर मार रहे हैं भाई? 2। तो ये 2 क्या है? अभिक्रिया की
आणविकता। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई उत्पाद बना होगा, अपन को उत्पाद से मतलब ही नहीं है, अपन को तो अभिकारक से मतलब है, तो इसकी आणविकता कितनी होगी 2। जैसे मैं कहूँ A+B+C, इसकी आणविकता कितनी होगी, इसकी आणविकता कितनी होती है भाई 3 होती है। ये 3 अभिकारक अणु आते हैं और आपस में क्या मारते हैं, टक्करे, तो इसकी आणविकता कितनी होगी 3। जो मैंने स्टेप वाइज बताया था ना, उसका भी एक एग्जांपल आगे जाकर मैकेनिज्म पूरा पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा 2A+C, तो इसकी आणविकता कितनी होगी बताओ, 2 नहीं होगी, इसकी आणविकता हमेशा ध्यान रखना 2 तो A है भाई, 2A को मैं कैसे लिख सकता था, A+A नहीं लिख सकता था क्या, तो इसकी आणविकता कितनी होगी 3। ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई एक एग्जाम है ना। जैसे मैंने लिखा 3A, इसकी आणविकता कितनी होगी 3। मैंने लिखा A+2B, इसकी आणविकता 3। अब मुझे एक बात बताओ, A+B+C+D, इसकी आणविकता कितनी होती है 4। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आणविकता का मान कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टक्कर मारकर उत्पाद बनाना संभव नहीं है। तो कितनी बातें पता चली भाई, 2-3 बातें पता चली। एक तो क्या पता चली, परिभाषा सिंपल सी, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु जो आपस में क्या मारे, टक्कर, उनकी संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। क्या अभिक्रिया की आणविकता 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई तो अभिकारक चाहिए भाई, तो अभिक्रिया की आणविकता 0 भी नहीं हो सकती है। क्या अभिक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक हो सकती है? तो याद रखना कभी भी नहीं हो सकती है, ऐसे बट्टे पे में भी कभी नहीं आएगी। क्या अभिक्रिया की आणविकता -1 हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो 4-5 बातें पता चली। क्या क्या पता चली? अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को क्या कहता है, जो टक्कर मारे उसको क्या कहता है, आणविकता। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, आणविकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, आणविकता कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक पॉइंट और समझाना बस, मैं इसी अभिक्रिया को वापस ले रहा हूँ, वो पहले एग्जाम्पल दिया था जो CH3 ये है Cl, इस पर अभिक्रिया कौन करता है, इससे अभिक्रिया करता है OH, और क्या बन जाता है CH3 OH अंदर और Cl बाहर। आराम से समझो, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी नजर आ रही है, आणविकता कितनी नजर आ रही है भाई, कितने अभिकारक है, अभिकारक कितने इसके, अरे एक ये रहा और एक ये रहा, कितने अभिकारक है 2। अभिक्रिया कितनी, आणविकता कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, अब मैंने कहा इसकी क्रियाविधि भी जरा मैं देख लूँ, क्रियाविधि में क्या हो रहा है। जब मैंने इसकी क्रियाविधि देखी तो मुझे पता चला कि इसकी अभिक्रिया की आणविकता तो 1 है। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में और Cl बाहर निकल गया, और सेकंड में क्या हुआ था, वो वाला CH3 यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस पर अटैक कौन करता है OH, और इस बार क्या बन गया CH3OH। ध्यान से सुनो, आराम से समझो। जब मैंने ये पता है आपको क्या है, ये SN1 अभिक्रिया है। कौन सी है? SN1 अभिक्रिया। जब इस अभिक्रिया को मैंने एक पद में देखा आराम से, तो मुझे इसकी आणविकता 2 नजर आई, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसे वापस इसकी स्टेप वाइज देखा तो इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है, वास्तव में इसकी कितनी होती है 1। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी अभिक्रिया को ऐसे देखकर पता, आणविकता नहीं पता ही जा सकती। अभिक्रिया की जब आप क्रियाविधि देखोगे ना, उसमें पहली अभिक्रिया, अब इसमें भी फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें देखना है। सेकंड में तो कितने वापस आगे 2, सेकंड में देखना, अपन को किस में देखना है, फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कितने अभिकारक है भाई, 1। कितना है 1, तो इसकी अभिक्रिया की आणविकता वास्तव में कितनी होती है 1। इधर से देखने पर 2 पता चल रहा है, लेकिन वास्तव में कितनी होती है 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी अभिक्रिया का जो फर्स्ट पद है, जो प्राथमिक अभिक्रिया, उसमें अभिकारक अणु कितना है 1। आगे बात थोड़ी थोड़ी समझ में, ठीक है। वापस समझो, मैं एक चीज़ और बता रहा था कि जो अभिक्रिया की आणविकता है उसको आप देख कर ही बता सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि जैसे मैं आपको कहूँ कि A+B कोई प्रोडक्ट बना रहा है, इसकी आणविकता कितनी होगी, तो बताओ
इसकी आणविकता कितनी होगी 2। कैसे पता चला, डेकन बता दिया। तो हमेशा ध्यान रखना अभिक्रिया की आणविकता का जो होती है वो सैद्धांतिक होती है। कैसी होती है, सैद्धांतिक। मतलब उसके लिए आणविकता ज्ञात करने के लिए अपन को प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है, देख कर ही बता सकते हैं, मतलब सैद्धांतिक रूप से भी बता सकते हैं। तो आणविकता के बारे में 4-5 मोटी मोटी बातें हैं, हर बार क्वेश्चन आता है भाई, एक ये क्वेश्चन भी आता है, इसके बाद अभिक्रिया की कोटि आती है और आणविकता और कोटि में अंतर आता है, वो क्वेश्चन आता है। तो अभिक्रिया की आणविकता आराम से सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु आपस में टक्कर मारते हैं उन अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की क्या बोला जाता है, आणविकता। आणविकता के गुण 4-5 गुण समझो। आणविकता का मान कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टक्कर मारकर उत्पाद में बदलना संभव नहीं है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, और यह अभिक्रिया की आणविकता होती है वो क्या होती है, सैद्धांतिक होती है। भी इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, लिखो अभिक्रिया की आणविकता। तूने परिभाषा नहीं लिखी है ना, लिख परिभाषा, लिख अभिक्रिया की। इसने नहीं लिखी, लिख टॉपिक डाल। अभी उसने नहीं आया था ना, ये लिख ले अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा। लिख, किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, परिभाषा लिख लो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एक मिनट, भाग लेने वाले जितने अभिकारक के अणु, भाग लेने वाले जितने अभिकारक के अणु आपस में टक्कर मारते हैं, जितने अभिकारक के अणु आपस में टक्कर मारते हैं, इन अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। इन अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। इन अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अब तुम सब भी साथ में के साथ में लिखो, तुम सब भी लिखो, एरो लगाकर लिखते जाना भैया ना, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में लिखो। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी, हाँ एरो लगाकर इसी के नीचे लिखते जाओ अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अभिकारकों का टकराकर, 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टकराकर, ऐसे लिखो, 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टकराकर उत्पाद में बदलना संभव नहीं है। 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टकराकर उत्पाद में बदलना संभव नहीं है। ठीक है, जब भी आणविकता का क्वेश्चन आएगा ये लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है। एरो नंबर 2, अब एरो नंबर 2 लिखो। आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है। तुम जानते हो ना गणित वाले पूर्णांक, इधर देख लो सब जने,
ये जैसे मैं ये यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4, ये क्या है पूर्णांक है। जैसे ही मैंने 1 2 ये 3/2 ये क्या है भिन्नात्मक है ना। तो अभिक्रिया की आणविकता ऐसे होती है, या तो 1 होगी या 2 होगी 3 होगी या 4 होगी। देखो अभिक्रिया की क्या लिखा मैंने, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है। यह कभी भी शून्य, यह कभी भी शून्य कॉमा भिन्नात्मक, यह कभी भी शून्य कॉमा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब 1/2 ऐसे है ना, ऐसे लिखते हैं भिन्नात्मक, भिन्नात्मक कॉमा ऋणात्मक, यह कभी भी शून्य कॉमा भिन्नात्मक कॉमा ऋणात्मक वह दशमलव में नहीं हो सकती। वह दशमलव मतलब ऐसे भी नहीं हो सकती कि इसकी आणविकता 1.5 हो, ऐसे है ना। वह दशमलव में नहीं हो सकती। दशमलव डेसिमल इंग्लिश में बोलते हैं, दशमलव में नहीं हो सकती। ठीक है भाई, आणविकता किस में नहीं हो सकती है, ना तो -1 कभी हो सकता है, ना 1/2 हो सकता है, ना 5.6 हो सकता है, और ना ही 0 हो सकती है। सबको समझ में आ गई। 2 लाइनें लिखी, एक तो 3 से ज़्यादा अभिकारकों का आपस में टकराकर उत्पाद में बदलना संभव नहीं है, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, है ना। अगर होगी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसको क्रियाविधि पढ़नी पड़ेगी आपको। और क्या लिखा है, आणविकता कभी भी शून्य, दशमलव, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, लिखो एरो नंबर 3, एरो नंबर 3। ये बताओ सैद्धांतिक मान है या प्रायोगिक मान। आणविकता क्या है, आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, अर्थात अभिक्रिया की क्रियाविधि देखकर ही हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखो एरो नंबर 3 में लिखो, यह एक सैद्धांतिक मान है, ऐसे लिखते हैं सैद्धांतिक। यह एक सैद्धांतिक मान है, अर्थात यह एक सैद्धांतिक मान है, अर्थात अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर, अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर ही, अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर ही आणविकता ज्ञात की जा सकती है। किरण बता मेरे को क्या हुआ, अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर ही आणविकता ज्ञात की जा सकती है, मतलब इसके लिए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, ज्ञात की जा सकती है। एरो नंबर 4, यदि, एरो नंबर 4 में लिखो, यदि अभिक्रिया की आणविकता, यदि अभिक्रिया की आणविकता इधर देखो 1,2 व 3 हो तो इन्हें क्रमशः एकाणुक, द्विअणुक व त्रिअणुक अभिक्रिया व त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया की आणविकता 1, 2 व 3 हो तो इन्हें क्रमशः एकाणुक, द्विअणुक व त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब मुझे थोड़ी सी एक बात बताओ, क्या आपने कभी SN1 नाम सुना है भाई? क्या आपने कभी SN2 नाम सुना है? SN1 में आणविकता कितनी होती है और पद कितने होते हैं, बताओ जरा। आणविकता तो होती है, आणविकता कितनी होती है
1, मतलब कि उसमें क्रियाकारक अणु कितना होगा 1। SN2 में कितनी होती है आणविकता 2, मतलब कौन सी, ये वाली द्विअणुक होती है ना, उसमें अभिकारक कितने होते हैं 2, है ना। उस समय मैंने बताया था कि SN1 SN2 को द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आज पता चला, क्योंकि उसमें अभिकारक कितने होते हैं 2 होते हैं, इसलिए उसे द्विअणुक। और SN1 में अभिकारक कितना होता है 1 होता है, इसलिए उसे क्या कहता है एकाणुक कहते थे। ठीक है, इसी के साथ आणविकता, यह आणविकता की 4-5 मोटी मोटी बातें पता चली। क्या होता है एक बार ब्रीफ से सुन लो एक बार। किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया, नाम बोलना जरूरी है ना, ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी अभिक्रिया की अभिकारक, नहीं, किसी अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक आपस में क्या मारे, टकरे मारे, उन अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या बोलता है आणविकता। 4-5 बातें आणविकता में ध्यान रखनी है। आणविकता का मान कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होता भाई। आणविकता कभी भी 0 नहीं होती है, कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, और कभी डेसिमल यानी दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये बात है। और आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, अर्थात अभिक्रिया को देखकर ही हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, यदि अभिक्रिया की आणविकता का मान 1, 2 व 3 हो तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं एकाणुक, द्विअणुक व क्रमशः त्रिअणुक कहते हैं। ठीक है, आज अभी शुरू करता है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, क्या करते हैं अभिक्रिया की कोटि। पूरा चैप्टर इसके ऊपर चलेगा भी आगे। अभिक्रिया की कोटि, इधर ध्यान दो। पहले सुन लो, 45 तुम छोड़ो इस बात को, इधर देखो। क्या ऐसा कभी आपने सुना है क्या, जैसे मैं यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखता हूँ N1A प्लस N2B M1C प्लस M2D, ये कभी ऐसा देखा है क्या आपने? स्नेहा बता, इसको क्या बोलता है, इस समीकरण को क्या बोलता है? कौन सा समीकरण है ये? पीछे देख के बता, कॉपी में देख के बता, कौन सा समीकरण है? बता, ऐसा लिखवाया है ना मैंने तेरे को। क्या बोलते हैं इसको? वेग नियतांक तो के को बोलते हैं। इस समीकरण को क्या बोलता है? वेग समीकरण। क्या बोलता है? थोड़ा सा इधर देखो, कल्पना खड़ी हो, ये ए और बी क्या है यहाँ पे? इस रिएक्शन में ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? अभिकारक है। ठीक है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ठीक है, इधर देखो, इधर देख लो, ये क्या है? अभिकारक। सुनो, अगर मैं क्या करूं, इस N1 व N2 को जोड़ दूं, N1 या N2 को जोड़ दूं, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई राशि मिलेगी भाई। अगर इसके ऊपर मान 1 होता और इसके ऊपर भी 1 होता तो 1 और 1 कितना हो जाता? 2। जो भी संख्या यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, यानी कि प्राप्त संख्या, वो संख्या ही क्या कहलाती है? कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। अब कोटि की परिभाषा आराम से सुनो। किसी वेग समीकरण में, इधर देख स्नेहा, इधर देख ले, किसी वेग समीकरण में, भाई ये वेग समीकरण है, किसी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता, ये कोई बड़ा वाला कोष्ठक का क्या मतलब, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। वापस सुनना बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है अभिक्रिया कोटि क्या होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। आराम से सुनो, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, इसको देखकर मुझे थोड़ा सा बताओ। A प्लस बी है जो कुछ ना कुछ उत्पाद बना रहा है, उत्पाद से अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता भी अभिकारक पर निर्भर करती है और कोटि भी देखो अभिकारक की सांद्रता पर यानी अभिकारक पर निर्भर करती है। आराम से सुनो, इसका वेग समीकरण मैंने प्रयोग द्वारा निकाला और इसका वेग समीकरण मुझे प्राप्त हुआ ये ऐसा।
ठीक है, ये आपको एक रासायनिक समीकरण दी और ये आपको एक रासायनिक वेग समीकरण दिया। मुझे देखकर बताओ इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है और इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? वेरी गुड, कोटि कितनी है? देखो आणविकता तो कैसे पता चली, जैसे ही अभिकारक को देखोगे आणविकता पता चल गई, कोटि का मान इधर से ज्ञात करोगे, है ना। दोनों की परिभाषा वापस बताता हूँ। आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु आपस में क्या मारता है? टक्कर। उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। कोटि की परिभाषा सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल क्या कहलाता है? कोटि। यहाँ पे अगर मैं कोटि ज्ञात करना चाहूँ ना तो क्या करूँगा? 1 + 0 बराबर कितनी आई? 1। एक बात और इससे सीखने को मिली, किसी अभिक्रिया के लिए कोटि व आणविकता कभी भी सेम नहीं हो सकती। हो भी सकती है, अपन को पता लेकिन नहीं भी हो सकती है ना। जैसे इसमें आणविकता 2 बोल रहा था और कोटि कितनी आई? 1। दोनों क्या आएगी? असमान आ गई ना। तो लिखो अभिक्रिया की कोटि, है ना। पहले मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ, फिर ये आप लिख लेना। लिखो, आराम से आप बोलते जाना ना। लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, अब यहाँ से आगे कौन बोलेगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित हाँ अभिकारकों की सांद्रता, बड़े वाले कोष्ठक का मतलब होता है सांद्रता। ए भी तो अभिकारक, लेकिन ये बड़ा वाला कोष्ठक भी तो है, इसका मतलब ये क्या मतलब है? सांद्रता। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, जिसने लिख लेना भाई, बड़े वाले कोष्ठक का क्या मतलब है? सांद्रता। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित, लिखो आगे, वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जिसको भी थोड़ा बहुत हिंट चाहिए तो ये बातें लिख लो, है ना। हाँ लिख लो, इससे पता चलेगा वेग समीकरण में ये n1 + n2 क्या है? कोटि है भाई। आणविकता और कोटि हमेशा साथ साथ पढ़ी जाती है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है भाई, आणविकता व कोटि में कोई अंतर बताइए। जैसे पूछ लेते हैं कभी 4 अंतर बताइए, 5 अंतर बताइए, तो मैं आपको ये पूरा पढ़ा देता हूँ, इसके बाद आप देखकर ही बता दोगे। ठीक है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप मुझे आंसर बताओ। इसकी कोटि कितनी होती है? ठीक है, वेरी गुड। इसकी कोटि कितनी होगी? 1.5। ठीक है, और इसकी कोटि कितनी होगी? -2। एक बात पता चली, अभिक्रिया की आणविकता में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि अभिक्रिया की आणविकता ना तो 0 होती है, ना माइनस होती है, ना भिन्नात्मक होती है, ना दशमलव होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन कोटि 0 भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब दशमलव भी होता है ना, और दशमलव भी हो सकती है। तो एरो नंबर फर्स्ट लिखो, एरो नंबर फर्स्ट लिखो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि लिखते जाना है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या क्या हो सकती है? शून्य,
अभिक्रिया की कोटि शून्य है, कॉमा ऋणात्मक, कॉमा धनात्मक, शून्य है, कॉमा ऋणात्मक, कॉमा भिन्नात्मक व दशमलव अभिक्रिया की कोटि शून्य, कॉमा ऋणात्मक, कॉमा भिन्नात्मक व दशमलव में हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ और आराम से समझो, ये पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है, मेरे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है, इस अभिक्रिया को देखकर बताओ इसकी आणविकता कितनी होती है। इस अभिक्रिया को देखकर बताओ इसकी कोटि कितनी होती है। नहीं बता सकते। तुम बता सकते हो क्या? जब तक प्रयोगों से मुझे इसकी घात नहीं पता चलेगी तब तक मैं कोटि नहीं बता सकता। तो आणविकता तो एक सैद्धांतिक मान है, लेकिन कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात इसे केवल देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई? प्रयोग करना पड़ता है। लिखो एरो नंबर 2 में लिखो, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। ऐसे कोष्टक में हिंट के लिए लिख लो, अभिक्रिया को देखकर ही, अभिक्रिया को केवल देखकर नहीं बता सकते, हिंट के रूप में लिख लो। इसके लिए कोष्टक में लिख लो, अभिक्रिया को हिंट के रूप में कोष्टक में लिख लो, अभिक्रिया को इसी में कोष्टक आगे बढ़ाकर लिख लो, अभिक्रिया को देखकर, अभिक्रिया को देखकर कोटि को नहीं बता सकते हैं। भाई आणविकता तो अभिक्रिया को देखकर बता सकता है, लेकिन कोटि अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इधर देख स्नेहा, इधर देख, अभिक्रिया को केवल देखकर नहीं बता सकते, इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। बस इतनी सी लाइन लिख लो, अभिक्रिया को केवल देखकर नहीं बता सकते, अभिक्रिया की कोटि को केवल देखकर नहीं बता सकते, इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे हिंट के रूप में तुम बता देना, है ना। अभिक्रिया की कोटि को केवल देखकर नहीं बता सकते, इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। इधर देखो, क्या अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है? कोटि हो सकती है, ठीक है भाई। क्या एक हो सकती है? चांदनी इधर देख, क्या 2 हो सकती है? क्या 3 हो सकती है? जब मैंने आणविकता की बात की तो इसको तो बोला था एकाणुक, इसको बोला था द्विणुक और इसको बोला था त्रिणुक। अब मैं कोटि की बात कर रहा हूँ। यदि कोटि का मान 0, 1, 2 व 3 हो, वह 3 हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बोलो, द्वितीय कोटि की और अभिक्रिया, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एरो लगाकर ये लाइन भी लिख लो, इसी के साथ कोटि खत्म भाई। देखो, यदि कोटि का मान, यदि कोटि का मान, यदि कोटि का मान 0, यदि कोटि का मान 0, 1, 2 व 3 हो तो, 3 हो तो इन्हें क्रमशः 0, प्रथम, द्वितीय व तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। वह तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। क्या हुआ? मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप मुझे उसकी कोटि बताइए ना।
कोटि बताओ भाई कितनी होती है? 0 है ना। क्यों होती है? क्योंकि H2 की सांद्रता की घात भी क्या है? 0, और Cl2 की सांद्रता की घात भी क्या है? 0। यही वैज्ञानिकों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला भाई। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये लिख लो, ऐसे पता रहेगा। मार्कर दूसरा नहीं है क्या? चलो साथ में कि इसकी आणविकता भी बता देना मुझे ज़रा। साथ में आणविकता भी बताना। इसकी होती है 2, है ना। ठीक है, इसकी कोटि बताओ। ये 2 एग्जाम्पल बहुत है, ऐसे पता चल जाएगा आपको। कोटि बताओ भाई। 1 + 1/2 यानी कि 3/2। आणविकता कितनी होगी? 2। लिख लो जल्दी से, दोनों एग्जाम्पल लिख लो।